बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे ये हमारा ट्रॉमा का यूनिट है, ठीक है। सो इसमें जो है हमने चैप्टर 11 ट्रॉमा जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो बेटे ट्रॉमा आपको पता है कि ट्रॉमा जो है ना थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एज। तो आपने बस ये याद रखना है कि थर्ड मोस्ट कॉमन ऑफ डेथ को क्या है, ट्रॉमा है। और बाकी ATLS की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपकी मैनेजमेंट कौन कौन सी आती है, प्राइमरी सर्वे में इसके ना दो है प्रिंसिपल ATLS के ना, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। अब मैं बार बार पूरा नहीं बोलूँगी, मैं बस ATLS बोलूँगी, ठीक है। ATLS के प्रिंसिपल्स दो हैं, एक प्राइमरी सर्वे है और दूसरा सेकेंडरी सर्वे है, ठीक है। सो प्राइमरी सर्वे पहले पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सर्वे में ना आपने ABCDE याद रखना है। ए मतलब एयरवे मैनेजमेंट करोगे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। मतलब जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आप उसकी प्राइमरी सर्वे में जो है ना ये याद रखना ABCD। तो A फॉर एयरवे मैनेजमेंट, उसकी एयरवे देखनी है कि वो एयरवे जो है ना उसकी पेटेंट है या नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। और साथ में उसकी सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है, ये ए में। और फिर सेकंड में आपने ब्रीथिंग देखना है, ठीक है, कि ब्रीथिंग वो सांस सही से ले पा रहा है, वेंटिलेशन सही से हो पा रही है। देन C फॉर मतलब फिर उसके बाद सर्कुलेशन देखोगे। और विद हेमरेज कंट्रोल की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आपने जो है पहले स्टॉप करना है और साथ में उसकी सर्कुलेशन, ठीक है, और वो सारी चीज़ें करनी है। और D4 अभी मैं आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब ये है। D4 डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, ठीक है, कि वो कॉन्शियस है, कॉमा में है, या क्या कंडीशन है उसकी ना, ड्राउजी है या एजिटेटेड है। और E मतलब एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो ये वन बाय वन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि प्राइमरी सर्वे में आपने ये ट्रिक याद रख लो ABCD, और इसके रिलेटेड जो है ना आपने इस तरह से याद रख लेना है। सेकेंडरी सर्वे में हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी सर्वे होती है, एक सेकेंडरी सर्वे होती है। सेकेंडरी सर्वे में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब पूरा सर से टो तक एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको सेकेंडरी सर्वे के बाद उसको हम जो है ना डेफिनेट साइड ऑफ केयर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी ट्रॉमा का केस आता है तो पहले प्राइमरी सर्वे होती है जिसमें हम उसकी पहले एयरवे देखते हैं, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन, देन डिसेबिलिटी, देन एक्सपोजर देखते हैं ना। और उसके बाद फिर सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सर्वे, फिर उसकी एग्जामिनेशन होती है, उसकी हेड टू टो मतलब उसके हाथों की, उसके पैरों की, ठीक है, वो पूरी एग्जामिनेशन हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो आपने बेड साइड में भी देखी होगी। और उसके बाद सेकेंडरी सर्वे के बाद उसको जो है जो भी उसका डेफिनेट केयर है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है, फिर वो उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसको ना, पेशेंट को। अच्छा बेटे, अब आपने नेक्स्ट याद रखनी है पीक ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड डेथ ना। अब ये ना ट्रॉमा रिलेटेड डेथ है, पीक है ना उसकी। तो फर्स्ट पीक फॉर ट्रॉमा डेथ है, सेकंड पीक फॉर ट्रॉमा डेथ है, और थर्ड पीक फॉर ट्रॉमा डेथ है। अब जो फर्स्ट पीक ऑफ ट्रॉमा डेथ है ना, वो मतलब पेशेंट जो है ना, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन, ऐसे ट्रॉमा से गुजर कर आया है कि आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, कि अगर 30 मिनट में आप उसको जो है बचा सकते हो तो वो बच जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट है, इसमें बहुत कम टाइम है 30 मिनट। तो फर्स्ट पीक ऑफ डेथ ये है, ठीक है। और इसमें जो ना सीवियर इंजरीज होगी, जिस तरह से मैंने बताया ना कि पेशेंट सीवियर इंजरीज के साथ आएगा, ठीक है, विथ रैपिड मोर्टेलिटी। और उसकी जो है ना डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। कैन नॉट रियली सेव दीज पेशेंट, और आप इस पेशेंट को सेव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट है। और 30 मिनट में हम कैसे उसको जो है वो कर सकते हैं ना। तो उसकी मोर्टेलिटी, डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो सीवियर इंजरीज के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट पीक फॉर ट्रॉमा डेथ में फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसकी एग्जांपल्स क्या है कि किस तरह से लाइक लिस्ट्रेशन ऑफ हार्ट हो गई आएगा, उसका दिल जो है वो उसमें लिस्ट्रेशन आ गई है, वो लिस्ट्रेट हो गया है, ठीक है, एओर्टिक ट्रांजेक्शन हो गई है, या ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की एग्जाम्पल है कि इस तरह की सीवियर इंजरीज के साथ अगर पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में तो हम समझ जाएंगे कि इसके पास टाइम बहुत कम है, ये फर्स्ट पीक ऑफ ट्रॉमा डेथ में फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पीक में क्या होता है कि जो है ना सेकंड पीक में ना गोल्डन आवर होते हैं। गोल्डन आवर मतलब 30 मिनट से 40 घंटे जो होते हैं ना, इन बिटवीन 30 मिनट से जो 40 घंटे, इसी गोल्डन आवर को दिस पेशेंट कैन बी सेव विद रैपिड असेसमेंट, देयरफॉर दिस इंटरवल कॉल्ड गोल्डन आवर। इसको गोल्डन आवर क्यों कहते हैं, क्योंकि पेशेंट, डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम है कि उस पेशेंट को जो है मौत के मुंह से बचा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास कितना चाहे 4 घंटे तक टाइम है, ठीक है। मतलब गोल्डन आवर इसे कहते हैं। मतलब इसमें अगर पेशेंट जो है उसकी हम रैपिड असेसमेंट करें, ठीक है, मतलब जो भी उसकी इंजरी से रिलेटेड जो भी उसको रिक्वायर है ट्रीटमेंट, अगर हम रैपिडली वो उसको दे दे तो इस तरह से हम उसको सर्वाइवल की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है। इन गोल्डन आवर में डॉक्टर जो है ना पेशेंट को बचा सकता है। और ये सेकंड पीक फॉर ट्रॉमा डेथ है, ठीक है।
और इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होती है ना, इसमें सेकंड पीक और ट्रॉमा डेथ में भी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है डेथ की ना, वो हेड इंजरी है, या कोई हेड इंजरी का है। भले हमने उसको मतलब एज अ डॉक्टर मैंने उसको जो है उस गोल्डन आवर में ट्रीट तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ, ट्रीटमेंट के बाद भी वो उसकी डेथ हो गई पेशेंट की। क्यों? क्योंकि वो हेड इंजरी के साथ आया था। तो वही कह रहा है कि सेकंड पीक में भी डेथ होती है। मोस्ट कॉमन कॉज जो डेथ होती है ना, मोस्ट कॉमन कॉज वो हेड इंजरी होती है। कोई हेमरेज है कि वो ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की एज अ डॉक्टर, लेकिन स्टिल ब्लीडिंग, स्टिल हेमरेज की कंडीशन है पेशेंट की, तो जाहिर से बात है फिर वो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आपने सेकंड पीक ऑफ ट्रॉमा में याद रखना है। उसके बाद थर्ड पीक फॉर ट्रॉमा ये होता है कि आपके पास ना मतलब डेज और वीक्स तक का टाइम होता है कि आप पेशेंट को जो है बचा सकते हो। लाइक मतलब अच्छा खासा इसमें टाइम होता है थर्ड पीक में। और ये जो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर एंड सेप्सिस में क्या हो सकता है कि कोई सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन सेप्सिस के साथ आ सकता है, पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ये कोई मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी दिन होते हैं, हम दिनों हफ्तों में उस पेशेंट को ट्रीट करके और उसको जो है मतलब सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना इसमें। तो अब ये जो आपने पीक्स पढ़े हैं ना, इसका मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे जो है ना बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा हो गया, कोई लाइक क्या कह लूँ कि जैसे कहीं आग लग गई, ठीक है, कहीं जो है अल्लाह ना करे शॉपिंग मॉल में कहीं आग लग गई। अब क्या हो गए, जो करीबी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे बहुत सारे एक साथ ही कई सारे पेशेंट आ जाएंगे। अब एज अ डॉक्टर मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि भाई अगर वो फर्स्ट पीक फॉर ट्रॉमा में फॉल कर रहा है, मतलब सीवियर इंजरीज़ के साथ है, ठीक है, उसकी मतलब सीवियर इंजरीज़ है और मुझे लग रहा है कि ये नहीं बच पाएगा, और दूसरा ऐसा पेशेंट है कि जिसकी माइल्ड इंजरीज़ है और मुझे लगता है कि उसके पास ना गोल्डन आवर है और मैं उस पर अगर काम करूँ उस पर तो मैं उसकी ज़िंदगी बचा सकती हूँ, ठीक है। तो अब इनमें मैं एज अ डॉक्टर किस पेशेंट को लूँगी? मैं उस पेशेंट को लूँगी जो बच सकता है, जो सेकंड पीक ऑफ ट्रॉमा में आ रहा है, जिसको मैं गोल्डन आवर को यूज़ करते हुए उसको बचा सकती हूँ, ना कि वो पेशेंट जिसके पास सिर्फ ज़िंदगी के 30 मिनट या 20 मिनट रह गए। तो उसको बचाने के चक्कर में कहीं वो जो जिसके पास गोल्डन आवर है वो कहीं हाथ से मतलब वो कहीं हाथ से ना निकल जाए ना, लाइक उसकी चांसेस ज़्यादा है बचने के सेकंड वाले के। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एक कहीं का हादसा हो जाए और एक साथ सारे पेशेंट मतलब लोग जो है ना सारे जो ट्रॉमा से होते हैं उस सब को जो है ना हॉस्पिटल जब लेके आते हैं तो उनमें डॉक्टर चेक करता है कि किसकी चांसेस ज़्यादा है, फिर उन्हीं को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर एक साथ ज़्यादा मरीज़ आ जाए हॉस्पिटल में तो मैं देखूंगी कि भाई कौन सा बच सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा है। अगर जिसके चांसेस कम होंगे लाइक 30 मिनट 20 मिनट ज़िंदगी के तो वो फर्स्ट पीक है, तो मैं उसको नहीं मैं मतलब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है ना, तो इस वजह से मैं ना फ़िलहाल उसको नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो पेशेंट जो कि वेटिंग पर है और जिसके पास गोल्डन आवर है, जिसको मैं ट्रीट करके मतलब उसको मौत की मतलब मैं कौन होती हूँ लाइक एज अ डॉक्टर, हम उसको जो है ना ट्रीट करके बचा सकते हैं। तो फिर हम उस पेशेंट को छोड़ देते हैं जिसके पास ज़िंदगी की 30 मिनट है, हम उस पेशेंट को प्रेफर करते हैं जो बच सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब एक साथ सारे, तो फिर हम इस पर वो करते हैं कि कौन बच सकता है उसको आप पहले ट्रीट करो, ठीक है बेटे। तो ये इस वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी सर्वे को अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी सर्वे में सबसे पहले हम एयर मेंटेनेंस विद सी स्पाइन प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो है ना पेशेंट की एयर पेटेंसी चेक कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई, ठीक है। एयर जैसे कि अगर कोई वो जो है किसी ऐसी जगह पे था और जहाँ पे आग लग गई और वो ये हिस्ट्री दे रहा है लाइक उसके साथ जो आया है कि भाई अगर वो अनस्टेबल है तो वो तो आपको खुद हिस्ट्री नहीं देगा ना, लेकिन जो उसके साथ आया होगा वो बोलेगा कि ये जो है ना मतलब एक बंद रूम में आग लग गई थी, ये वहाँ था। तो मोस्टली चांस होते हैं कि उसकी एयरवे जो है क्या होगा, लेंजर एडिमा से उसकी जो है आवाज़ भारी होगी और साथ में जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो हमने सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट करनी है कि भाई एयरवे में सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट हम ये देखेंगे कि उसकी एयरवे आस्क द पेशेंट हिज नेम एंड व्हाट हैपेंड। जैसे ही पेशेंट आया ट्रॉमा, तो सबसे पहले प्राइवेट सर्वे में ABCD था ना, तो एयर मेंटेनेंस विद सी स्पाइन प्रोटेक्शन, इसमें मैं जो पेशेंट का नाम पूछूंगी कि आपका नाम क्या है। अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है लाइक वो बात कर सकता है ना, तो मैं बोलूँगी आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा मेरा नाम ये है, मैंने आपके साथ क्या हुआ था, लाइक मैं हिस्ट्री लूँगी। अब मुझे उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा, ठीक है। अ टॉकिंग पेशेंट प्रोवाइड रीअश्योरेंस दैट द एयरवे इज पेटेंट। अब जब वो बात कर रहा होगा सही से कर रहा है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगी कि इसकी एयरवे क्या है, बिल्कुल पेटेंट है, ठीक है। मतलब अभी के लिए तो इसकी एयरवे बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो सही से बात नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब वो कौन से है कि वो एजिटेटेड होगा। एजिटेटेड का मतलब होगा कि वो एंजाइटी में होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि उसकी टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं मिल रही, एजिटेशन हुई होगी। ऑप्टेंटेशन मतलब हाइपर
कार्बिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बड़ी होगी, या साइनोसिस होंगे, उसके ना नीले नीले पैचेस मुझे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें जो है मतलब ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही होगी, इस वजह से मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई है। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल रेस्पिरेशन कर रहा हो, या एबनॉर्मल ब्रेस्ट साउंड, मतलब जब वो सांस ले रहा हो ना तो वो एबनॉर्मल हो। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे मिल रही है, या इसमें से कोई सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें अगर है इसमें से कोई सी भी, तो इसका मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। ठीक है, तो ये एयरवे, ये साइन थे ऑब्स्ट्रक्शन के। अच्छा, ये नॉइजी ब्रीथिंग, वो जब सांस ले रहा है तो मतलब नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब कि क्या है कि उसकी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई स्ट्राइडर लाइक जब वो सांस ले रहा हो या बात कर रहा हो तो सीटी जैसी बज रही हो। ठीक है, ये आपने बेड साइड में पढ़ा होगा। हॉर्सनेसनेस, उसकी आवाज़ भारी भारी होगी। तो ये सारे वो साइन है कि हमें पता चल रहा है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, अगर वो सही से बात कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी एयरवे अभी के लिए तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो सही से बात नहीं कर पा रहा है, या वो बात कर रहा है उसकी आवाज़ भारी है, या वो सांस अजीब अजीब तरीके से, मतलब सांस प्रॉपरली नॉर्मली नहीं ले रहा, और ये एजिटेशन है या ऑप्टेंटेशन हुआ है, तो ये सारे साइन है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को ना। अब हमने मेंटेनेंस कैसे करनी है एयरवे मेंटेनेंस? हम जो है ना चिन लिफ्ट मैनोवर करते हैं, जैसे कि ये है, ये देखो चिन लिफ्ट मैनोवर, इस तरह से आपने पकड़ा, या आपने अगर जो जिनकी मतलब पोस्टिंग होती है ना हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे हम करते भी हैं। ठीक है, तो आपने भी किया होगा या आपको टीचर ने करके दिखाया होगा। इस तरह से आपने पकड़ लेना है, उस तरह से चिन को जो है ना उसको क्या करना है, चिन लिफ्ट करनी है। ठीक है, तो चिन लिफ्ट मैनोवर है, इस तरह से आपने सर यहाँ हेड पे पकड़ लेना और चिन को इस तरह से वो करनी है, लिफ्ट करनी है। तो इट कैन प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ अ सर्वाइकल फ्रैक्चर विदाउट कोड एंट्री इनटू वन विद कोड। बस यही कह रहे हैं कि प्रिवेंट करता है जो सर्वाइकल फ्रैक्चर है ना, इसको प्रिवेंट करता है उसकी कन्वर्जन को। और उसके बाद जो थ्रस्ट मैनोवर है, अब बस देख लो, ये देखो जो थ्रस्ट मैनोवर, मतलब सेम इसी तरह से पकड़ा है, लेकिन अब आपने जो के साइड पकड़ा है। ठीक है, इस वजह से जो थ्रस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें देख ली। और उसके अलावा हम जो है ना नेज़ो फेरेंजियल एयरवे करते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे। अब नेज़ो फेरेंजियल एयरवे क्या करते हैं कि इसमें ना दीज आर एयरवे इंसर्टेड इनटू वन नॉस्ट्रल एंड पास इनटू पोस्टीरियर फेरिंक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि एयरवे जो होती है ना, एक नॉस्ट्रल से इंटर करते हैं, और ये जो है ना नेज़ोफेरेंजियल एयरवे लगती है, जो कि एक नॉस्ट्रल से लगती है और पास की जाती है पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में। ठीक है, और दिस शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड क्रिबिफॉर्म प्लेट। अब खुद सोचो, नेज़ल जो बोन होती है ना, उसके ऊपर जो होता है वो क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है, उस पेशेंट में मतलब जिस पेशेंट में क्रिबिफॉर्म प्लेट जो है वो डिफेक्टिव है, तो आपने उस पेशेंट में नेज़ोफेरेंजियल एयरवे नहीं करनी। ठीक है, क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर उसकी नेज़ल बोन के ऊपर जो क्रिबिफॉर्म प्लेट है, अगर वो टूटी हुई है, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर है उसमें, तो वो क्या हो सकता है कि जो आप एयरवे दे रहे हो वो क्रेनियम में भी इंटर हो सकता है, कैन इंटर इनटू द क्रेनियम। ठीक है, तो बस ये कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रख लेनी कि नेज़ोफेरेंजियल एयरवे किस तरह से थी। एक नोस्ट्रल से इंटर करते हैं पोस्टीरियर, उससे ये तो आपको पता है, नाम से ही जाहिर है नेज़ोफेरेंजियल कि नेज़ल एक नोस्ट्रल से जाएगी और पोस्टीरियर फेरिंक्स से पास होगी। लेकिन आपने ये नेज़ल बोन के ऊपर क्रिबिफॉर्म प्लेट तो होती है ना, अगर वो फ्रैक्चर होगी तो खुद सोचो क्रेनियम में भी इंटर हो सकती है। इस वजह से जिसमें क्रिबिफॉर्म प्लेट की फ्रैक्चर होंगे, आपने उसमें नेज़ोफेरेंजियल एयरवे नहीं देनी। इस तरह से ओरोफेरेंजियल नाम में ही जाहिर है, ओरल मतलब आपने ओरल एयरवे देनी है। ठीक है, इंसर्ट इन द माउथ और बिहाइंड द टंग। ठीक है, अब इसमें ये आपने किस में नहीं देनी, जो है ना वो कॉन्शियस पेशेंट हो, मतलब जो कॉन्शियस हो, तो उसमें आप नहीं दे सकते। खुद सोचो, वो गैगिंग हो सकती है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, एस्पायरेशन कर सकता है कि दिस शुड नॉट बी यूज इन कॉन्शियस पेशेंट। मतलब जो कॉन्शियस पेशेंट है उसमें आपने ओरोफेरेंजियल नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें गैगिंग हो सकती है जब आप पास करोगे माउथ के थ्रू, और वो कॉन्शियस है फिर तो गैगिंग हो सकती है, वोमिटिंग भी कर सकता है, एस्पायरेशन भी हो सकती है। तो ये किस सेंस की वाली बात है ना, तो ये आपको दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन याद। बाकी लेंजर मास्क एयरवे कर सकते हो, या लेंजर ट्यूब एयरवे, या मल्टी एल्यूमिनियम एसोफेजियल एयरवे। ठीक है, जो मेन चीज़ थी ना वो मैंने आपको ये बता दी। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बार बार बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक सेंस वाली बात है, कोई रट्टे वाली बात ही नहीं है। और 2 दफ़ा मैंने एक चीज़ को बताया है ताकि याद हो जाए आपको। ये वही चीज़ डायग्राम है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये तो आपकी मैनेजमेंट टेक्निक हो गई ना, कि आपने मैनेज कैसे करना है एयरवे को ना। अब डेफिनेट क्या है, डेफिनेट जो एयरवे मैनेजमेंट है, एयरवे केयर है, वो क्या है? डेफिनेट ये है कि आपने ना ट्यूब प्लेस करनी है ट्रैकिया के अंदर, और जो कफ है ना वो इन्फ्लेट करना है बेलो दी वोकल कॉर्ड। ठीक है, ये आपकी ट्रैकिया है ना, इसमें आपने ट्यूब इंसर्ट कर दी, और बेलो दी वोकल कॉर्ड आपने क्या किया, कफ को इन्फ्लेट किया और ट्यूब अटैच कर दी ऑक्सीजन इनरिच असिस्टेड वेंटिलेशन से। ठीक है,
इस तरह से आप लोग जो है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा हॉस्पिटल में, अगर नहीं देखा तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लो कि ट्रेकिया को जो है ना, जो ट्यूब है ना वो ट्रेकिया में डालते हैं और वोकल कॉर्ड की जगह पे हम उस कफ को इन्फ्लेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस ट्यूब को जो ऑक्सीजन इनरिच वेंटिलेशन होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को एक डेफिनेट एयरवे हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेफिनेट एयरवे जो है ना, अब क्या होते हैं, एक ओरोट्रेकियल इंटुबेशन होती है। ठीक है, और अब देखो ट्रेकिया में किया है ना, तो ट्रेकिया जो है या तो ओरो होगा या नेज़ोट्रेकियल इंटुबेशन होगी। लेकिन नेज़ोट्रेकियल इंटुबेशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट विद एपनिया, मतलब जो सांस जिसका रुकता है ना, जिन पेशेंट में अस्थमा की कंडीशन होती है, तो आप उसमें नेज़ोट्रेकियल इंटुबेशन नहीं दे सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, ये डेफिनेट एयरवे की टाइप्स है। और एक होता है सर्जिकल एयरवे। सर्जिकल एयरवे में हम क्रिकोथायरॉयडमी करते हैं जो कि एक इमरजेंसी केस है, और ट्रेकियोस्टमी करते हैं। ठीक है, अब इसकी देखो ऑटमी का मतलब होता है ओपनिंग, और क्रिकोथायरॉयड मतलब क्रिकोथायरॉयड जो मेम्ब्रेन, क्रिकोथायरॉयड जो मसल है ना, वहाँ पे हम एक ओपनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये पेशेंट का गला है और यहाँ पे क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हमने एक ओपनिंग कर दी, तो ये क्या है, एक इमरजेंसी में करते हैं हम क्रिकोथायरॉयड, वहीं से फिर हम डायरेक्ट जो है पेशेंट को जो है वो आर्टिफिशियली जो है उसको वो करते हैं, एयरवे प्रोवाइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना। और ट्रैकियोस्टोमी के आपने ट्रैकिया के लेवल पे ओपनिंग कर दी, यहाँ पे क्रिकोथायरॉयड के लेवल पे, मसल के लेवल पे की थी, यहाँ पे ट्रैकिया के लेवल पे की है। तो ये सर्जिकल एयरवे जिसमें आपको सर्जरी की नीड पड़ती है कि आप इंसीजन लगाते हो उसकी नेक में ना, यहाँ पे पूरा क्रिकोथायरॉयड मसल जो है ना, वहाँ पे आप पूरा एक इंसीजन लगा के ओपनिंग करते हो और देन वो प्रोसेस करवाते हो। ठीक है, और ट्रैकियोस्टोमी ट्रैकिया के लेवल पर लगता है। ठीक है, तो ये सर्जिकल एयरवे थी 2, और ये आपकी डेफिनेट एयरवे 3 मैंने आपको बता दी। ये लगती कब है, ये डेफिनेट एयरवे की इंडिकेशन क्या है, जब ग्लासकोमा स्केल जो है 8 हो या 8 से कम हो। अब ये ग्लासकोमा स्केल क्या होता है बेटे, मैंने आपको ब्रेन ट्रॉमा, हेड ट्रॉमा में बताया था कि पेशेंट की जो है ना कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पेशेंट का जो है मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर 8 आ रहा है या लेस देन 8 आ रहा है तो इसका मतलब कि उसको क्या है, डेफिनेट एयरवे की नीड है। ठीक है, अभी आप जो इसकी वो है वो आप वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने जो है ना बहुत डिटेल में बताया है हेड ट्रॉमा में, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। या सीवियर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है। ठीक है, बहुत सीवियरली मैक्सिलोफेशियल कोई ट्रॉमा हुआ है, या इनएडेक्वेट रेस्पिरेटरी एफर्ट है, लाइक टेक्निया है या हाइपोक्सिया है या हाइपरकार्बिया है, तो ये इनएडेक्वेट रेस्पिरेटरी एफर्ट है। या मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, और उसको रिससिटेशन की नीड है। और रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक नेक हेमाटोमा बन गया है, या कोई लेरेंजियल इंजरी हो गई है, कोई ट्रैकियल इंजरी हो गई है, तो ये सारे जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन के केस है, ब्लड लॉस, मैसिव ब्लड लॉस, या इनएडेक्वेट रेस्पिरेटरी एफर्ट, या मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, ये ग्लास को मसल 8 हो या 8 से कम है, तो इन चीज़ों में हम डेफिनेट एयरवे करते हैं, क्योंकि पेशेंट फिर खुद एबल नहीं होता कि वो अपने एयरवे जो है वो मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए फिर हम आर्टिफिशियली जो है डेफिनेट एयरवे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू कीप सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज इन न्यूट्रल। और ये हमने ये करना है कि जो सर्वाइकल स्पाइन है ना वो इमोबिलाइज रहे अपने न्यूट्रल पोजीशन में। और उसको हम क्या करेंगे जो है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम जो है ना उसकी सी स्पाइन कॉलर जो है ना आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द एयरवे वो इमोबिलाइज कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे, मैनुअली नेसेसरी क्या करेंगे। ठीक है, मतलब जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे एयरवे तो हमने जो है मैनुअली उसको इमोबिलाइज करना है, ताकि किसी वो पेशेंट अगर हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है फिर उसको उसकी स्पाइन भी कॉलर पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो बस ये चीज़ें जो मेन चीज़ मैंने बता दी आपको। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट में आपको ये चेन लेफ्ट जोथरस और नेजोफेरेंजियल की कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऑरोफेरेंजियल की कॉन्ट्राइंडिकेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेट में आपको ये 3 टाइप्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इनकी इंडिकेशन पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ करेक्ट इसोफेजियल प्लेसमेंट, मतलब आपने इसोफेजियल प्लेसमेंट सही की है या नहीं की है, इसकी क्या वो है गारंटी है, मतलब किस तरह से चेक करोगे। तो उसमें जब आप कर देते हो ना, देखो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, मुझे ये दिखा देनी चाहिए थी। देखो सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडमी, देखो बिल्कुल यहाँ पे इंसीजन लगाते हैं, ये क्रिकोथायरॉयड लेवल पे लगाया ना इंसीजन। ठीक है, ये देखो, और लगाने के बाद हमने देखो यहाँ पे एज अ डॉक्टर हमने ट्यूब डायरेक्ट उसके जो है ना ट्रैकिया में डाल दी। ठीक है, और यहाँ से फिर बाहर से हम मशीन से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है जो ऊपर मैंने इमरजेंसी में क्रिकोथायरॉयड में देखी थी। और सेम इस तरह से हम सर्जिकल इंसिजन अगर ट्रैकिया के लेवल पे करेंगे तो ट्रैकियोस्टमी होगी। ठीक है, और ये नाम से ही मैंने बता दिया, ऑटमी मतलब ओपनिंग, क्रिकोथायरॉयड लेवल पे।
अच्छा, ये कह रही हूँ कि अब ये जो अगर हमने ये ट्यूब प्लेस की है तो अब ये सही प्लेस है, यानी इसको हम किस तरह से कंफर्म करेंगे? हम क्या करेंगे, एस्कल्टेशन करेंगे बायलेटरली एस्कल्टेशन करेंगे। अगर हमें इक्वली ब्रेथ साउंड मिल रही है बायलेटरली तो इसका मतलब करेक्ट प्लेसमेंट है। और कोई नॉन बॉर्बेगमी इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, इट इज़ अ गगलिंग साउंड होते हैं ऑन एक्सलेशन। अच्छा, ये क्या होता है कि अगर आपको एपिगैस्ट्रियम पे वो मतलब, और दूसरा करेक्ट प्लेसमेंट तो आपने एक देख लिया कि एस्कल्टेशन पे इक्वल ब्रेथ साउंड मिल रही है। दूसरा आपने देखा कि एपिगैस्ट्रम पे आपको कोई जो है बॉर्बरमाए साउंड नहीं मिल रही है, कोई गर्गलिंग साउंड नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब करेक्ट प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आपको एपिगैस्ट्रियम पे गर्गलिंग साउंड मिल रही है तो इसका मतलब इनकरेक्ट प्लेसमेंट है कि इट इज़ अ गर्गलिंग साउंड इन एस्कल्टेशन सगेशन इनकरेक्ट प्लेसमेंट इन द फिजिकल रथर देन द ट्रैकिया, ठीक है, कि मतलब ट्रैकिया में जानी चाहिए थी ट्यूब, लेकिन वो कहाँ गई है, इसोफेगस में वो हो गई है, फॉल हो गई, ठीक है, कि कोई जब बॉर्बा में साउंड नहीं आएगी एपिगैस्ट्रियम में तो इसका मतलब ये गगलिंग साउंड है जो कि सजेस्ट कर रहा है कि इनकरेक्ट प्लेसमेंट इसोफेगस हुई है रतन दिन ट्रैकिया, ठीक है। यह हो गया कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर आपने लगा दिया, अटैच कर दिया उसको ट्यूब से, और वो आपको प्रेजेंस बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, सजेस्ट करेंगे कि करेक्ट प्लेसमेंट हुई है या नहीं, ठीक है। तो आपने डिटेक्टर लगा दिया और बाकी चेस्ट एक्सरे कर लोगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही लगा हुआ। कीकोथायरॉयड का बताया कि ये स्टेब्लिश करते हैं डेफिनेट एयरवे, उसमें हम जो है ना ट्रांसफर ओपनिंग करते हैं वही कीकोथायरॉयड मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जो आपकी वो होती है ना क्रिकॉइड मसल और जो थायराइड होती है तो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये क्रिकॉइड मसल है और ये जो है ना थायराइड मसल, तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पे आपने इंसिजन कर रहा होता है बिटवीन थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। सॉरी मैं कब से मसल बोल रही थी, इट्स अ कार्टिलेज, जो क्रिकॉइड और वो